Very good morning, students. Hi, how are you? Yes, I know you are all very great and having a very nice time in your home. So let us continue to the next part. Yes? Okay, very good. So to students, we will just have a summary of what we did last lecture. ये हमने स्टार्टिंग किया करा था फिजिक्स का जो बेसिक मैथ्स के बाद जो है हमारा एक्चुअल फिजिक्स उसमें हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था खुद को। तो फिजिक्स में हमने क्या इंट्रोड्यूस कर लिया था खुद को कि फिजिक्स में कुछ रिडक्शन टेक्निक्स रहते हैं, यूनिफिकेशन टेक्निक्स रहते हैं जो फेनोमेना अपने को स्टडी करने में लिए हेल्प होते हैं, वो प्रेडिक्ट करने के लिए और उनके साथ उनको मॉड्यूलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो हमने लाइटनिंग अरेस्टर इंट्रोड्यूस किया खुद को बचाने के लिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने रोबोट्स डिज़ाइन करके उनसे हम सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह सभी प्लैनेट्स को देख सकते हैं, आजू बाजू का एनवायरनमेंट स्टडी कर सकते हैं, तो अपने को उसका एनवायरनमेंट इफेक्ट्स भी पता चलता है ना। सो दिस इज हाउ फिजिक्स इज हेल्पिंग अस। सो वी विल लर्न टुगेदर फिजिक्स सो दैट वी कैन बी मोर हेल्पफुल टू वन अनदर, to the helpful for better of mankind. Thank you. Okay, so yeah, let us move on to the next part. हमने क्या सिखाते कि ये चीज़ें अगर फिजिक्स में सीखनी हो तो आपको मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट सीखना है तो क्या करना है, उनको मेजरमेंट्स के टेक्निक्स पता होने चाहिए। तो मेजरमेंट्स के टेक्निक्स क्या है कि उन्हें क्या दिया गया है, एक नंबर मैग्नीट्यूड दिया है ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से पहचान। मैग्नीट्यूड को पहचानने के लिए क्या जरूरी है, नंबर है ना, यूनिट है ना, नंबर एंड यूनिट। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नंबर और अलग अलग यूनिट निकाले। तो नंबर तो फिलहाल पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 है ना, यही चीज़ें बोलते हैं है ना। या कोई पुराने लोग बोलते तो वो एकदम पुराने समय में क्वार्टर है ना, जैसे हमें समय को कैसे गिनते हैं 1 hour 2 hour, जैसे कुछ लोग कैसे 1 प्रहर 2 प्रहर असे मराठीमध्ये असायचं है ना। ओके, इट्स ओके, वी आर मिक्सिंग ऑल द लँग्वेजेस, इंग्लिश मराठी हिंदी, इट्स ओके फॉर। हाँ हाँ, तो वैसे ही हम देख रहे थे हाँ कि सभी लैंग्वेज हम मिक्स करके, सो इट्स थिंग। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिस्टम्स बनाए, तो हम सबको मिक्स नहीं कर सकते है ना, हम सबको मिक्स नहीं कर सकते। जैसे आपको इंग्लिश में ही हम पढ़ाते हैं, बोलते एक्सप्लेनेशन कौन से ही होते हैं, तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी राइटिंग लैंग्वेज है, वो आपको एग्जाम स्टडी करने के लिए है। वैसे ही पूरा अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिस्टम्स सिखाए हैं, पर आपको क्या एक ही सिस्टम को फॉलो करना है। और इसीलिए हमको हमें पहले स्टडी करेंगे कि कौन से सिस्टम है। तो सिस्टम इंटरनेशनल है, MKS सिस्टम, दैट इज़ व्हाट वी आर फॉलोइंग। उसके बाद में कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम, जो सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम है, वो भी हमने देखा। फिर क्या है, फुट पाउंड सिस्टम, जो इंग्लिश लोगों ने डिज़ाइन किया था, वो उस पे ऊपर काम भी करते हैं है ना। या सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल मतलब क्या, जो खुद से ही नेचर में है क्वांटिटीज़। जैसे कि क्या आपको मेजर करने के लिए क्या मेजर कर सकते हैं, जो ही चीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो क्वांटिटीज़ है वो मेजर कर सकते हैं ना। क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या लिखा था कि जो कुछ भी क्वांटिटी वो मेजर कर सकते हैं उन्हें डिफाइन किया जाएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है पूरी दुनिया में, ऐसे वो 7 से 9 है, वो क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको हम आज पूरा इनका आज स्टडी करेंगे, पूरी डेफिनेशन देखेंगे कि ये कैसे कैसे बने हैं। और ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये इनके साथ इनकी वजह से ये बना है। कल हमने इसके ऊपर देखा था कि एक क्वांटिटी दी थी, उसका नाम था हमारा स्पीड। हमने स्पीड को देखा था है ना। यस, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, स्पीड को हमने देखा था। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या है, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, यानी कौन से पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है। कौन से पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, लेंथ। और लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। टाइम है ना, ये टाइम पे भी डिपेंडेंट है, पर टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इनवर्स पावर से डिपेंडेंट है। तो ये लेंथ और टाइम दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। पर टाइम को वो कैसे डिपेंडेंट है, जैसे आपको स्पीड को समझना है तो आप कैसे समझोगे, हाँ इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बट इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ पर टाइम इंटरवल सेकेंड है ना, या इट इज़ पर टाइम इंटरवल सेकेंड मतलब पर इनवर्स ऑफ सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल। सो इन इनवर्स सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज स्पीड। इनवर्स सेकेंड मतलब
इन 1 सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड होने पर या 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में कितना होता है। इन्वर्स का मतलब क्या है कि कोई चीज़ इन्वर्स करते हैं उसका मतलब क्या है, लाइक यू रेज टू द पावर -1, रेज टू द पावर -1 मतलब क्या कि, या रेज टू द पावर +1 मतलब क्या कि उतने क्वांटिटीज हमें वो काउंट कर रहे हैं हम, लाइक 4 मीटर्स, आई एम काउंटिंग 4 मीटर्स, आई एम एडिंग 4 मीटर्स, ओके। पर रेज टू द पावर -1 मीन्स व्हाट, हम उतने पावर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, हम वो कितने, like for in 1 second if it's traveling 4 meters, then you can call it what, 4 meters on every 1 second passed, है ना। if you say that same 4 meter is traveled on 2 seconds, in 2 seconds, then you will not add 4 meters and 2 seconds and tell that the speed is 8 meter per second. What you will do, 4 meter is traveled in 2 seconds, that means 4 meters journey and 2 seconds, these are two different things. 4 meters is not along with time to get speed. To get speed, what is that we have to do, we have to take length, that is 4 meters, and take time, that is 2 seconds, and find the ratio such that speed is the distance covered per unit time, एक यूनिट समय में कितना डिस्टेंस कवर होता है। सो इट इज लाइक आस्किंग distance covered, but for that distance covering, what amount, for fixed amount of length covered, इतना लेंथ के लिए आपको कितना समय जा रहा है, या इट्स लाइक आस्किंग कि 10 मीटर्स का लेंथ है, लाइक लेट्स टेक 4 मीटर्स ओनली, so 4 meters, but second, let us take if it has taken 2 seconds, so 4 meters and 2 seconds, which 2 seconds नहीं, 4 meter for every 2 seconds, so 2 seconds is not multiplying here, 2 seconds is what, it's dividing here, so it is that is called as inverse time, हाँ, inverse time आपको पता चला। सो वैसे ही हमको इसके डिटेल में जाएंगे तो आप डायमेंशन एनालिसिस रखेंगे कि हर एक क्वांटिटी कैसे पावर्स, कौन से पावर से रिलेटेड है, तो आपको क्या पता चलेगा, ये 7 फंडामेंटल की टर्म्स में हम कौन सी डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकेंगे। ओके, सो जस्ट अ लिटिल टेक्निकल इशू, कैन होल्ड ऑन। Okay, it's okay now. बढ़िया, गजब, ओके गुड। Just hold.
Students, hold for a minute. Okay, is it clear now? Yeah. So sorry for the technical disturbance. Okay. So we will continue from where we had stopped. हाँ, हम कहाँ पे थे कि ये डायमेंशंस पावर को हम रेज करते हैं, ये उनका पूरा आइडिया पता चलने के लिए, है ना? या सो दिस इज ऑल फिजिक्स, है ना? अभी क्या हुआ, जस्ट टेक्निकल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, व्हाट वाज इट? इट इज़ नथिंग बट फिजिक्स, है ना? फिजिक्स का ही था वो, मोमेंटम शिफ्ट हुआ ज़्यादा, स्प्रिंग है वहाँ पे, तो वो स्प्रिंग का क्या हुआ, इलास्टिसिटी बैलेंस नहीं हो सका, तो वो it will just slip down, है ना? This is what happens in physics. This is equilibrium, non-equilibrium. Again the equilibrium got disturbed. Slipping today, a lot of it. Now it's perfect. It's perfect now, so don't worry. Yeah. तो हमें क्वांटिटीज देखेंगे और व्हाट इज, थोड़ा हम वर्क करेंगे कि व्हाट इज एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल, है ना? या व्हाट इज एंगल एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल. स्टूडेंट्स, इफ यू जस्ट सी दिस टू थिंग्स, देन व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? एंगल इज नथिंग बट, यस, देखो यहाँ पे एंगल क्या है. सी लेंथ को हमने डिफाइन किया है ऑलरेडी, है ना, कि वो क्या है, इट्स अ यूनिट, उसका यूनिट क्या है, मीटर, उसका सिंबल है एम, मास का किलोग्राम है, उसका सिंबल है केजी, टाइम का सेकेंड है, सिंबल है एस, इलेक्ट्रिकल का एम्पियर है, यानी क्या है, सिंबल है ए, टेम्परेचर का केल्विन है, और सिंबल है कैपिटल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, सिंबल है सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन यूनिट इज नंबर ऑफ मोल्स, सिंबल इज मोल. एंगल इज 2D एंगल, यहाँ पे रेडियन रहता है और सिंबल है RAD. सॉलिड एंगल इज 3D एंगल, यहाँ पे 3 डायमेंशंस होते हैं और एंगल इज स्टेरेडियन, यूनिट इज स्टेरेडियन एंड सिंबल इज SI, है ना? तो यहाँ पे डिराइव क्वांटिटीज में ऐसे ही है, न्यूटन, जूल्स, कूलम्स, हर्ट्ज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स, वर्क, चार्ज एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली, एंड देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स आर N, J, कैपिटल C and कैपिटल हर्ट्ज, है ना? सो दीज आर द क्वांटिटीज, बट आफ्टर दैट वी हैव टू सी व्हाट आर देयर डेफिनेशंस. उसके डेफिनेशंस क्या है ना? तो हम एक एक डेफिनेशन सीखेंगे, तो उसके पहले हम एंगल और स्टेरेडियन का डेफिनेशन सीखेंगे. व्हाट इज दैट? देखो स्टूडेंट्स, तो अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज अ मीटर, एक मीटर को, मीटर के बारे में पूछा, सो व्हाट इज अ मीटर? मीटर क्या होता है? सो लेट अस सी द डेफिनेशंस ऑफ अ मीटर. एक 1 मीटर क्या होता है? So students, see 1 meter, what is it defined as? Definitions of units. Definitions of units.
व्हाट आर दैट? 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है ना? तो आपको ये डिस्टेंस डिफाइन करना है ना। हाँ, तो वही तो डेफिनेशन 1 मीटर इज, इट इज 1,650, 763, 763.63 times the wavelength of orange light emitted by a krypton atom. Okay, emitted by a krypton atom at normal pressure. मतलब क्या? वेवलेंथ लाइट रहती है ना, लाइट वो कैसे रहती है? अगर मैंने यहाँ पे लाइट चालू किया ऑरेंज कलर का एक बल्ब से, तो क्या होता है, वहाँ से वेव्स निकलते हैं, और लाइट के पार्टिकल फॉर्म में भी रहता है और वेव फॉर्म में भी रहता है ना। लाइट के फोटोन में से एनर्जी पैकेट्स रहते हैं, एनर्जी के कुछ लिमिटेड रिजर्व्स रहते हैं, तो उनको पैकेट्स कहते हैं। तो वो बाहर निकलते हैं, उन्हें क्वांटाइज किया जाए, मतलब कम से कम उतना तो होता ही है, उससे कम नहीं हो सकता, पर उतना तो होना ही चाहिए कम से कम एनर्जी वो पैकेट में। तो वो उसको फोटॉन्स बोलते हैं। लाइट इज फोटॉन्स, इट इज नथिंग बट पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ। और लाइट का अनदर फॉर्म है, दैट इज वेव फॉर्म। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, हम लाइट के बारे में बात करें, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है, वो फील्ड ऑसिलेट करता है, उसका फील्ड कम ज़्यादा होते रहता है, और उसी जगह में उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होते रहते हैं इससे। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर फील्ड्स एक साथ जब निकलते हैं तो वो क्या होता है, वो उसे लाइट कहते हैं। तो लाइट मतलब क्या कहते हैं? लाइट मतलब क्या होना? अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे दो फील्ड्स परपेंडिकुलर है। कौन से? ये इलेक्ट्रिकल और ये मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे दोनों परपेंडिकुलर फील्ड्स आपको, अगर आप आँखें अपने जल्दी खोल दी ऐसे, तो आपके अंदर ये कुछ दिख रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं, वो आपके ब्रेन में जाके आपको पल्सेशंस सेंड करते हैं। ये ऐसे पल्सेशन पे ऑरेंज लाइट है, ऐसे पल्सेशन पे ग्रीन लाइट है, तो आपको ये पता चलता है कि हाँ ये येलो है, ये बोल्ड वाइट है, ये बोल्ड इंक ब्लू है। तो ये कॉन्सेप्ट किसकी वजह से हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेशन जो है वो चीज़ों से निकल रही है, चीज़ों से वाइट पल्सेशन निकल रही है, वाइट लाइट की वेवलेंथ की पल्सेशन निकल रही है, ये चीज़ से ब्लू लाइट की पल्सेशन की वेवलेंथ निकल रही है। तो ये आपके आंखों में जाने वाली है, और आपको इसी के पल्सेशन से आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइट है। तो अलग अलग लाइट के अलग अलग पल्सेशन रहते हैं, वेवलेंथ रहती है। तो ये इतना उसका वेवलेंथ लेटेस्ट वेवलेंथ मतलब कि एक पूरा वेव जो होता है उसके एंड टू एंड सेम पॉइंट आने तक का डिस्टेंस, एक मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो, एक साइकिल कंप्लीट हो, एक जर्नी इसमें कंप्लीट हो, फिर से वही जर्नी फिर से स्टार्ट हुई, पीरियोडिक है ना, ऑसिलेशन सब पीरियोडिक। तो एक पीरियोडिक जर्नी पे, वन कंप्लीट साइकिल पे जो उसका जो लेंथ कवर्ड होगा, डिस्टेंस या मीटर्स लेंथ डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ आई बात समझ में? तो ऐसी एक वेवलेंथ होती है। तो ऐसे 1650763.63 ऐसे जितने वेवलेंथ्स हो गए ना, 1650763.63 याद कर लो, 1650763.63 इतना टाइम्स एक इतने वेवलेंथ्स अगर आ गए ना, तो जो कुछ डिस्टेंस कवर्ड होगा ना उसे 1 मीटर कहा जाएगा। जब भी 1 मीटर बनाया गया था तभी ये उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। क्या है 1 मीटर की डेफिनेशन? 1650763.63 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज कलर्ड लाइट एमिटेड, then whatever the distance is covered you will call it as wavelength, है ना। इंटरेस्टिंग है। what is light? nothing but electromagnetic waves, है ना। what is waves? waves is just energy जो कम ज़्यादा होती है। एनर्जी क्या है ना, अगर मैंने यहाँ पे बड़ी सी रस्सी रखी, है ना, take a long cloth, I just held it here, तो मैंने यहाँ पे ऐसे डिस्टर्ब किया, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया ना, मेरा हाथ यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे भी सेंसेशंस आ गए। कैसे आ गए? ये एनर्जी मैंने यहाँ पे उठा के दिया क्या? नहीं, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल्स ने एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र करी। तो ये ट्रांसफरिंग का प्रोसेस क्या है? उसे वेव कहते हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ वेव जा रहा है, मतलब क्या? जो ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे
अप डाउन इसकी उसमें एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, एक दूसरे को हेल्प ढकेलते हुए एनर्जी फील्ड के थ्रू यहाँ पे आ रही है ना। वहाँ पे पार्टिकल्स के थ्रू आ रही है, वहाँ पे फील्ड के थ्रू पार्टिकल्स आ रही है। दैट इज एनर्जी। वही एनर्जी आपके ब्रेन में जाके आपको पल्सेशन स्पेंड करके कलर का सेंसेशन देता है। ये है 1 मीटर का डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ किलोग्राम? किलोग्राम का डेफिनेशन क्या है? 1 kg इज, व्हाट इज 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम मतलब क्या? जो मार्केट में एक ऐसा रखा रहता है ग्रोसरी की शॉप के वहाँ पे, है ना, वहाँ पे 1 kg रहता है, वो 1 kg है। अपना डेफिनेशन क्या है 1 kg का? यही तो है कि मार्केट में जाओ, ऐसा पत्थर दिखा तो उसके साथ कितने टमाटर मिलेगा आपको उसके ऊपर, है ना, तो वो उसे 1 kg बोला जाएगा। यही डेफिनेशन है आपकी? नहीं। तो स्टैंडर्ड साइंटिस्ट ने क्या डिफाइन किया है? तो ये भी 1 kg का डेफिनेशन भी कई भी बार कम ज़्यादा हो सकता है, पर डेफिनेशन गलत नहीं हो सकता। तो उन्होंने डिफाइन किया है कि डेफिनेशन का वैल्यू गलत नहीं हो सकता। तो हमने कहा क्या हमने कहा है अभी थोड़ी देर पहले? हमने क्या कह रहे थे हम? किलोग्राम। व्हाट आई सेड वाज, व्हाट आई मीन टू से, मुझे क्या कहना चाहना था कि 1 किलोग्राम की डेफिनेशन दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द साइंटिस्ट, नॉट बाय एनीवन एल्स। व्हाट इज दैट? It is the mass of a certain cylinder made from an alloy of platinum iridium maintained at 0 degrees Celsius, International Bureau of Weights and Measurements at Paris, France. Okay, International Bureau. अभी ये साइंटिस्ट ने बनाया है क्या? देखो ये ब्यूरो ऑफ वेट्स and measures, Paris, have prepared a cylinder, एक बनाए लैब में, made up of alloy of platinum and iridium, एक ऐसा है लैब में, इन लैबोरेटरी, और इसका जो मास है, इसका मास वो है 1 kg। ठीक है, ये मास है 1 kg। तो ये मास को उन्होंने बहुत संभाल के रखा है। तो ये मास है 1 kg मास लैब में। तो ये मास 1 kg मास जो है ना, तो इसका जो कुछ एक बक्से में अंदर रखा है, ऐसे जादुई बक्से में, तो इसका मास जो होगा, इसका जो डेंसिटी और इसका जो मास होगा दैट इज 1 kg। और इसके रिस्पेक्ट टू हम जो कुछ अदर बॉडीज को डिफाइन करेंगे दैट इज विल बी व्हाट 2 kg 3 kg। इसको क्वांटाइज करके हम बाकी को नंबर्स देते हैं। इसका मिनिमम क्वांटिटी 1 kg है, तो इसके मास के 2 टाइम्स हो गए, तो हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको हमने क्वांटाइज किया है 1 यूनिट, तो इसके जैसे मास 2 यूनिट्स हो गए तो हम उसको 2 kg बताएंगे। क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 kg मास। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। अब टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, है ना, तो उसका भी हमने यूनिट डिफाइन किया। तो वो क्या है? देखो, तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड को कैसे डिफाइन किया उन्होंने? 1 सेकेंड। The second is the time taken by cesium atom. Time taken by what? Cesium atom. CS 113. 133. CS 133. To complete what? To complete 9192 631
770 ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन। हर एक सीजियम एटम जो है ना, सीजियम एटम, यस, सीजियम एटम क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन एटम है, जैसे सीजियम एटम है, तो सीजियम एटम क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है। क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है। तो अगर सीजियम एटम जब वाइब्रेट होता है ना स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, व्हेन इट मेक्स दीज मेनी ऑसिलेशन, दीज मेनी वाइब्रेशंस, 9 ये कितना है, यूनिट्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, तो 91 करोड़ 92 यूनिट्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 crore and 100 crores, right? So 91 crores 919 crores, okay, 26 lakhs 31,770 vibrations. क्या 999 crore and 26 lakh एंड 31,770 वाइब्रेशन जब आप सीजियम एटम के होने को देंगे, तब जो कुछ इंटरवल आप महसूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड कैसे प्लॉट करेंगे, घड़ी में सेकंड का कांटा टिक होने पर, वो अपना डेफिनेशन है ना, घड़ी में 1 सेकेंड ऐसे होता है, दिस ड्यूरेशन। व्हाट इज द ड्यूरेशन? आप ये ड्यूरेशन में क्या महसूस करते हो, लाइट की स्पीड दैट इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट अराउंड यू, है ना, उसको हमने क्या किया, मान के जो कुछ चीज़ें स्पेस में मूवमेंट्स हो रही है, जो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उनको अपने एसोसिएट किया और उनका एक फ्रेम बनाया मन में, और उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम फील करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड, है ना, यस। एंड व्हाट ऑल यू सी अराउंड हैपनिंग, ये इवेंट्स है वो माइंड के फ्रेम में हो रहे हैं, but around you also these are existing as space, and if you understand them as a certain lapse of procedure event, time lapse बोलते हैं हम इसको, तो you just assume all these events into one, क्या बोलते हैं वो, start हुआ और journey of these events, if you just note that journey of events from start to end, and if you allow 919 crores 26 lakhs 31,770 vibrations to happen, then whatever journey the events will take place with the absolute standard reference of light speed, उतना जो कुछ आपको अंडरस्टैंड होगा एज अ एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ लाइट, जो कुछ इंटरवल्स होंगे, उसको हमने 1 सेकेंड डिफाइन करना है। 1 सेकेंड इज द टाइम, उसको हमको टाइम बोलते हैं, गॉट इट, या। एंड वो ऑल दिस हैपेंस इन अ सर्टेन स्पेस, और वो स्पेस में ही लेंथ है, वही स्पेस में क्या है, लेंथ है, और लेंथ ऑरेंज लाइट कहा जाएगी, वो भी लाइट की स्पीड से जा रहा है, तो लाइट को स्पीड से एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल के उसके वेवलेंथ इतने अगर कवर हो रहे हैं, तो उसको हम 1 मीटर्स कहेंगे, तो दैट इज द 1 मीटर स्पेस, अराउंड 1 मीटर स्पेस। 1 मीटर स्पेस पता चला आपको, 1 सेकेंड पता चला, ठीक है ना। 1 मीटर है, 1 kg है और 1 सेकेंड, तो हमने देखा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एम्पियर्स के बारे में भी डिफाइन करेंगे। amperes. What is amperes? Amperes is nothing but अभी मेरे को थोड़े देर के लिए अभी मेरा टाइम स्टॉप हुआ गया, मैं घड़ी पे बहुत इतना ड्यूरेशन हो गया, फिर भी मेरे को लगा कि वो जो क्लॉक है उसका
जो नीडल है वहीं पे है। तो मेरे को क्या लगा, एक फॉर इंस्टेंट कि अरे एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि क्या वो फेल हुआ है घड़ी, क्योंकि उतना ही टाइम बता रहा है, इतना मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी वो उतना ही दिखा रहा है। सो व्हाट इज टाइम? फिर बाद में लगा नहीं नहीं नहीं, टाइम तो मतलब क्या, टाइम भी क्या है, अपने मन का यही है। वी हैव जस्ट फ्रेम्ड दीज मेनी इंटरवल्स, और उसको महसूस करने के बाद तो लाइट को इवेंट्स के साथ हमने डिफाइन किया कि वो 1 सेकेंड है। सो दैट इज वाई आइंस्टाइन लेटर ऑन सेड दैट टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव टू yes. So this was the explanation of time that we had told. So just understand that events होते रहते हैं, और एब्सोल्यूट स्पीड लाइट को बारे में हमने डिफाइन करके इतने वाइब्रेशंस को हमने 1 सेकेंड की जर्नी, इवेंट्स की जर्नी को 1 सेकेंड हमने डिफाइन किया है स्पेस में। और स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि जो स्पीड लाइट की हमने बता रहे थे हम, एब्सोल्यूट रेफरेंस है ना, तो उसी एब्सोल्यूट रेफरेंस लाइट के ऑसिलेशंस हमने होने दिए। तो उसी ऑसिलेशंस जब हम इवेंट्स को मेजर कर रहे थे तो लाइट की स्पीड से, तो वही लाइट जो निकल रही थी उसके उतने वाइब्रेशंस होने के बाद, ऑरेंज लाइट के कितने वाइब्रेशंस, 1650763.73 वेवलेंथ्स होने पर हम जो कुछ वो स्पेस कवर करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मीटर स्पेस। तो ऐसे हमने स्पेस को डिफाइन किया। पर ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइट स्पीड इज हियर द रेफरेंस, ठीक है ना, बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एब्सोल्यूट थिंग अराउंड यू, तो उसको ही हमको रेफरेंस मानिए, ठीक है। और कहा जाता है कि अलग अलग जगह पे, जैसे हाई ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ब्लैक होल्स, या यू कैन से एट नियर स्पीड ऑफ लाइट्स, तो हमको क्या होता है कि इवेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली क्या अलग अलग महसूस होते हैं। मतलब आप अगर एक ट्रेन में जा रहे हो जिसकी स्पीड लाइट के आसपास है, तो आपको लाइक फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, नियर स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे एक पोस्ट है, एक आप अंदर हो, और यहाँ पे एक क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे पर्सन ए को क्या दिखेगा, यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई है ना, हाँ, पर ये आदमी को क्या दिखेगा, ये आदमी को, या लेट अस टेक दैट एक ही टाइम पे 2 लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, तो ये आदमी को क्या दिखेगा कि यहाँ पे भी लाइटनिंग हो रही है, यहाँ पे भी लाइटनिंग हो रही है, पर ये दोनों एक ही टाइम में, एक ही बार इनको दोनों लाइटनिंग को छोड़ा गया है स्पेस से, दोनों बार इसको क्या देखेंगे कि एक ही बार हुआ है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक बार ही लाइटनिंग हुआ है, और ये आदमी क्या महसूस करेगा, जो लाइट जो नॉर्मल स्पीड से है, तो वो भी बोलेगा हाँ सर कि ये दोनों भी एक ही बार हुए। और अगर ये लाइट की स्पीड से जा रहा है ना, तो ये भी लाइट की स्पीड से नीचे आ रहा है, और ये भी लाइट की स्पीड से नीचे आ रहा है। तो अगर ये खुद लाइट की स्पीड से जब आता होता है, तो इसको पहले ये दिखता है, थोड़ी देर बाद ये दिखता है, क्यों, क्योंकि ये इसके पास है, और लाइट की स्पीड से ये जा रहा है, तो लाइट की स्पीड से यार लाइट की स्पीड से आ रहा है। मतलब क्या कि हम बोल रहे हैं कि ये और ये होने में समय लग रहा है, और एक्चुअली तो एक ही साथ छोड़े गए थे। मतलब समय अलग है इसके लिए और अलग है हमारे लिए। ऐसा होता है क्या कभी? हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता है हमारे लिए, हम ऐसे ही जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। फिर ये जब एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने ढूंढा, तो वो उन्होंने कहा कि ये समय जो है वो हमारे लिए कुछ है, तो दूसरे के लिए कुछ और भी हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग भी हो सकता है। सो व्हाट इज टाइम? टाइम इज व्हाट दैट वी हैव डिफाइंड इट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंसेस। हमने लाइट की स्पीड को रेफरेंस माना है, तो तभी हम जब तक हमारे फिजिकल लिमिटेशंस से महसूस करते हैं तो लाइट हम एब्सोल्यूट कहते हैं। बट नो, इफ यू गो टू नियर स्पीड ऑफ लाइट से हायर फील्ड्स पे जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड पे जाएंगे, उनका भी कुछ अलग थे, तो वहाँ लाइट समय इट्स डिफरेंट। सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट दैट इट्स। ओके, एम्पियर को कैसे डिफाइन किया है? एम्पियर को कैसे डिफाइन किया है? एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर इज द करंट दैट it is the current that which if maintained in 2 straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section
and placed 1 meter apart in vacuum would produce a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length between them। मतलब दो वायर्स हमने ऐसे कंसिडर किए, ठीक है, और उन दोनों को 1 मीटर दूरी पे रखा है। यस, और ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, कितना भी हो सकता है, ठीक है, हमको उनसे लेना देना नहीं है, इनफाइनेट हो सकता है। तो ये दोनों अगर 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे, यस, और जब इनके बीच में करंट जब फ्लो होता है ना स्टूडेंट, तो उस दोनों के दो वायर्स में जब करंट फ्लो होता है ना, तो वो मैग्नेट बन जाते हैं। याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप ये सीखने वाले हैं, या 9th 10th में आपने सीखा था, बेसिक करेंगे। जब करंट फैलता है तो मैग्नेटिज्म होता है ना। मैग्नेटिज्म, जब मैग्नेट आप लेते हो तो एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, अलग पैटर्न में मूव होते हैं, डिफाइंड पैटर्न में मूव होते हैं, इसीलिए वो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल ह्यूमंस में भी मैग्नेट प्रोड्यूस होते रहता है, अगर वो, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पर वो डिफाइंड पैटर्न में नहीं है। मैग्नेट के अंदर वो डिफाइंड पैटर्न में है, तो उनका इफेक्ट बढ़ता है, और तभी वो मैग्नेटिक फील्ड हमको नोटिसेबल होता है, इसलिए हम उसको मैग्नेट बोल सकते हैं। but generally every time as long as the charge moves it produces a magnetism। so because these are both current carrying conductors, if you take कोई भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर आप देखोगे तो वो ऐसे 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 ट्विस्ट किए हुए रहते हैं। क्यों ट्विस्ट किए हुए रहते हैं? क्योंकि अगर वो पैरेलल ऐसे रखोगे तो अदर खिंच जाएंगे और शायद वो चिपक जाके बर्न भी हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं, इसलिए वो वायर को ऐसे ट्विस्ट करते हैं। याद हुआ क्यों ट्विस्ट करते हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स रहता है ना, इसलिए। अब अगर आप पैरेलल रखोगे तो ज़्यादा फोर्स होता है। वो फोर्स जब अगर μ0/4π इतनी वैल्यू का होगा, μ0/4π मतलब ये 10⁻⁻7 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? μ0/2π कितना होता है वो? 2 × 10⁻7 न्यूटन। जब इतना फोर्स प्रोड्यूस होगा, इतने न्यूटन्स का फोर्स जब प्रोड्यूस होगा ना, तब जितना करंट, तब इसके अंदर जो कुछ भी करंट जा रहा होगा उसको हम 1 एम्पियर करंट डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर करंट किसको डिफाइन करते हैं? जो दो वायर्स एक दूसरे के 1 मीटर दूर पर है और वो 2 × 10⁻7 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तब उनके अंदर जो कुछ करंट जाता है उसको हमको 1 एम्पियर कहना होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। That is the definition of 1 ampere. Okay, I read it for you so that you can pause, play back, and then you can write it in your notes. 1 ampere is that current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible cross section इनका क्या है? इसका जो thickness है वो negligible, मतलब not too much, क्योंकि अगर कुछ होगा तो वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, देखो क्या किधर तक आया था। ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में रखना है। वाओ, दिस इज आल्सो वन इंटरेस्टिंग थिंग। वैक्यूम में रखना है। हाँ, प्लेस्ड इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस अ फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ बिटवीन देम। कितना? क्योंकि हमने 1 मीटर लिखा है तो पर मीटर में है ये इतना फोर्स। अगर आपने 2 मीटर्स रखा है दो पैरेलल वायर्स को, हाँ, तो 2 मीटर्स के हिसाब से और 2 टाइम्स ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, मतलब क्या 4 × 10⁻7 पर 2 मीटर्स है ना, यही फोर्स हुआ। अगेन फिर से वही कैंसिल हुआ है, 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो वी कैन राइट इट पर मीटर। तो इतना फोर्स जब प्रोड्यूस होगा तो हम उसको 1 एम्पियर कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम जो नेचर के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यस। ओके, केल्विन। केल्विन क्या है? हाँ बोलो, केल्विन क्या है? केल्विन मतलब क्या? टेम्परेचर है ना, डिग्री सेल्सियस आप बोलते रहते हो। नहीं, केल्विन बोलने का। केल्विन मतलब क्या? टेम्परेचर है ना, यस, टेम्परेचर। तो उसका डेफिनेशन कैसा है ना? एक्चुअली एक चीज़ गर्म क्यों लगती है आपको? जैसे हाथों को अपने वाइब्रेट किया, व्हाट इज हीट? इट इज़ नथिंग बट वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन होने के बाद क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं और उसको हम हीट कहते हैं। हीट क्या होता है? क्योंकि जब हीट मतलब क्या? एनर्जी फॉर्म की। जब आप वर्क डन करते हो तो वर्क एनर्जी गेट कन्वर्शन इनटू हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी होता कैसे तैयार है? जब हाई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। जब वाइब्रेशंस व्हेन इंक्रीज टू अ सर्टेन लेवल, देन द मेजर ऑफ वाइब्रेशंस वी ह्यूमन सेंस एज हीट। ओके, सो हीट इज नथिंग डिफरेंट, इट इज जस्ट नथिंग बट डिग्री ऑफ वाइब्रेशंस। और वो डिग्री को हम डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करेंगे और उसको हमने 1 केल्विन स्टैंडर्ड यूनिट कहा है कि 1 केल्विन को कब होगा 1 केल्विन टेम्परेचर? दैट
It is the fraction of 1/273.616 of thermodynamic temperature of triple point of water. तो definition लिख लेना है अपने को. Kelvin is 1/273.16 is the fraction of thermodynamic थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या? वाटर है ना, वाटर आपको कभी कभी आइस फॉर्म में दिखता है, कभी कभी वेपर फॉर्म में दिखता है, कभी कभी भी क्या होता है और फॉर्म लिक्विड फॉर्म में दिखता है, आइस फॉर्म में भी दिखता है ना. तो पर ये कब दिखता है? हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी कभी वो आइस होगा, कभी कभी हाँ जब फ्रीजर में रखोगे तो वो आइस होता है, पर टेम्परेचर तब अलग है. नॉर्मल रखोगे तो वो पानी बहेगा, बहुत बॉयल करोगे तो स्टीम बन जाएगा. और आप तीनों को एक साथ देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही टेम्परेचर वो तीन आ सकते हैं क्या? नहीं, अलग अलग टेम्परेचर है. तो आपको क्या करना है? तो प्रेशर मैनिपुलेट करना पड़ेगा. तो क्या होता है, प्रेशर आप कम ज़्यादा कर सकोगे ना, तो आपको ये तीनों स्टेट्स एक साथ मिल सकते हैं. तो आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे कि ये तीनों एक साथ जब होते हैं ना, तब वो जो कुछ पैरामीटर्स होंगे, प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, आप ढूंढोगे. तो वो पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट पे उसके जितने वाइब्रेशंस होंगे ना वाटर मॉलिक्यूल के जितने वाइब्रेशंस होंगे उसके, तो उसको हम टेम्परेचर क्या, उसको हम हीट बोलेंगे ना. वट एवर टेम्परेचर इट विल हैव सर्टन हीट और सर्टन वाइब्रेशन पे रहेंगे. तो उसके क्वांटिटी को हमने, वो क्वांटिटी को 1/273.16 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 1/273.16 पार्ट में उसको हमने डिवाइड करना है. और वो 1 पार्ट को हमको 1 केल्विन के इतना टेम्परेचर बोलना है. ठीक है, पहले फिर से याद रखो, जब ट्रिपल पॉइंट पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो कुछ वाइब्रेशंस रहते हैं, मतलब कितने वाइब्रेशंस जो कुछ भी रहेंगे थर्मोडायनामिक्स में, यहाँ पे पूरा उन्होंने की थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. व्हाट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर? लीव इट फॉर योर फर्दर स्टडीज. सो उसका जो कुछ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है उसके 1/273.16 पार्ट्स को हमको 1 केल्विन कहना है. यस, let us use the thermodynamic word. Yes, clear है? Yes, everything is good and clear. Yes, आगे बढ़ते हैं. What is mole and candela? Last दो बचे mole and candela. Okay, see what is that mole? मोल हमने पढ़ा था कल, नंबर ऑफ मोल है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम व्हिच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12. ओके, 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एटम. देखो यहाँ पे भी kg यूज किया है. क्यों kg यूज किया है? क्योंकि हमको अभी ग्राम भी हमने डिफाइन नहीं किया, kg पर ही है ना, हम kg को हमने डिफाइन कर चुका है अभी. तो हमने 0.012 kg, वो भी कौन? कार्बन 12 एटम, क्योंकि वो ज़्यादा पाया जाता है. तो वो एटम को हमको इतने kg पे लिया है अब हमने. तो इसके अंदर एलिमेंट्री कार्बन 12 की कितने एटम्स हो गए? ओके, यस है ना. यस, as many elementary entities, mole is the amount of substance in a substance which contains as many elementary entities as there are in 0.12 kg of carbon atoms, है ना. इसके अंदर जितने एलिमेंट्री कार्बन एटम, एलिमेंट्री कार्बन 12 एंटिटीज होंगे. एंटिटीज मतलब क्या? कि कार्बन 12 के जितने मॉलिक्यूल एटम्स होंगे, है ना. एलिमेंट है ना कार्बन 12, उसके एलिमेंट्री एंटिटी क्या होते हैं? एक कार्बन एटम. तो उसके 0.012 में कितने होते हैं?
तो आपको मालूम है एवोगैड्रोस नंबर वाले, है ना, 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं हमेशा। 1 मोल में कितने एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं? 6.023 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं। तो इतने एलिमेंट्री एंटिटीज कब होते हैं? 0.012 kg के कार्बन 12 एटम में इतने एंटिटीज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये एटॉमिक वेट है ना कार्बन 12 का। तो हमेशा क्या होता है, उसके एटॉमिक वेट के जितना उसका मास अगर होता है तो उसके अंदर इतने एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं। तो इसको हमने बाद में सीखा है, पर डिफाइन करते वक्त ही क्या डिफाइन किया है कि कार्बन 12 एटम ले लो, उसके 0.012 kg ले लो, उसके अंदर जो कुछ उसका एलिमेंट्रीज जितने भी एलिमेंट्री एटम्स होंगे तो उसको हमको 1 मोल कहना है। तो उसको बाद में पता चला कि वो कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 एंटिटीज होते हैं, है ना। हाँ, तो जब भी 6.02 × 10⁻23 एंटिटीज हो गए, तभी वो एलिमेंट, अगर आपने गोल्ड लिया तो गोल्ड के इतने एंटिटीज कब होते हैं? तो जब भी जितना भी गोल्ड आप जमा करोगे उसमें इतने एंटिटीज होने चाहिए। तो इतने एंटिटीज आ गए तो आपको बोलना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ गोल्ड आ गया। तो आपको फिर बाद में पता चलता है कि गोल्ड के इतने एंटिटीज कब होते हैं? कि गोल्ड के एटॉमिक मास लेने पर। और एटॉमिक मास किस में रहना चाहिए? ग्राम्स में रहना चाहिए, या 0.00x ग्राम्स में होनी चाहिए, यानी x kg में होनी चाहिए। क्योंकि x ग्राम्स हमने कंसिडर किया, x ग्राम्स में इतने एंटिटीज हो रहे, तो हमको 0.00x किलोग्राम्स में उसका अगर हमने मास लिया है ना, तो उसके अंदर इतने एंटिटीज होते हैं। तो हमको तभी क्या कहना होगा कि ये क्या है? x मोल्स, या 1 मोल है, x ग्राम में 1 मोल है। यस, दैट इज 1 मोल थिंग। ओके, फाइनली कैंडेला का लिख लो। व्हाट इज कैंडेला? कैंडेला क्या है? यस, कैंडेला इज नथिंग बट इंटेंसिटी, है ना। उसको कैसे डिफाइन किया है? द लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स that emits monochromatic radiation of 540 × 10⁻12 Hz and that has radiant intensity in that direction of 1/683 watt per radiation। ये आप ऑडियो से सुन लो, ठीक है। आई विल गिव यू इन फोटो, इसको फोटो दूंगा मैं। ओके, सो व्हाट इज इट? इट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। एक कलर का अगर आपने लाइट लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है और उसकी इंटेंसिटी वही डायरेक्शन में 1/683 वैट है पर स्टेराडियन, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी जो कुछ बनाएगा उसको हमको 1 कैंडेला बोलना है। ओके, सो आई विल सेंड यू इट्स फोटोग्राफ। सो रिमेंबर, कलर लाइट मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब एक कलर है, मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी, और वो एक ही कलर है, ठीक है। हाँ, जब ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, इसकी इंटेंसिटी मतलब उसको ब्राइटनेस बढ़ाना होगा, ठीक है। एक ही कलर की लाइट, ऑरेंज कलर ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं, कम इंटेंस भी होती है ना। यस, आप ऑरेंज कलर वाटर कलर लो, ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा इंटेंस दिखेगा आपको, कम पानी डालोगे तो कम इंटेंस दिखेगा। तो इसे ऑरेंज कलर की लाइट को आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? कि उसका पावर 1/683 वैट्स होगा पर स्टेराडियन। व्हाट इज स्टेराडियन? स्टेराडियन कल आपने सीखा, सॉलिड एंगल। यहाँ पे सुबह स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको डायग्राम दिखा था। तो उतना पावर जब ये प्रोड्यूस करेगा तब उसकी जो कुछ इंटेंसिटी होगी तो उसको आपको 1 कैंडेला कहना है, ये 1 CD। क्लियर है? यस, अभी लास्ट बचे 2 एंगल और स्टेराडियन, है ना। तो एंगल क्या होता है? देखो, ये पार्ट है आर्क, है ना, ये रेडियस है, रेडियस। सो ये रेडियस है ना, तो ये रेडियस क्यों बना है? लेंथ से बना है। जब ये लेंथ यहाँ पे होता है तो जो कुछ एंगल कवर करते हैं उसको 1 रेडियस का लेंथ वाला एंगल बोलेंगे, है कि नहीं। ये एंगल को क्या बोलेंगे? 1 रेडियस का बनाया हुआ एंगल, तो उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। वैसे ही एक स्फीयर लोगे आप, जो फुटबॉल जैसा पर भरा हुआ, अंदर से भरा हुआ, तो आपको क्या करना है? उसका एरिया कुछ लेना है, पैचवर्क कुछ लेना है, ठीक है, पैचवर्क लेना है ना। तो वो पैचवर्क अगर आपने लिया तो क्या करना है आपको? सेंटर से देखो, यहाँ पे क्या था, पूरा आपको सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr होता है। कितना होता है? 2πr।
तो पूरे 2πr में अगर उसका पूरा सेमी सर्कुलर लेंथ है तो पूरा 2πr में कितने रेडियस है, तो 2π है, इसलिए 2π उसका मैक्सिमम एंगल बनता है। वैसे हमको सॉलिड एंगल भरा हुआ है तो हमको क्या करने का, यहाँ पे लेंथ नहीं, यहाँ पे क्या है, एरिया है। तो एरिया कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सरफेस का, 4πr², है ना, 4πr² होता है, ठीक है ना। हाँ, तो 4πr² अगर ये पूरा उसका एरिया है, 4πr² क्या है उसका पूरा एरिया, तो आपको 1 रेडियस नहीं लेना है, 1 रेडियस का स्क्वायर एरिया, 1 रेडियस का स्क्वायर एरिया जब ये रहेगा, 1 रेडियस 1r² का जो रेडियस रहेगा, तब ये जो कुछ एंगल प्रोड्यूस करेगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ये जो कुछ कोन होगा प्रोड्यूस, है ना, दैट कोन प्रोड्यूस्ड, जो कुछ आइसक्रीम बनेगा, वो आइसक्रीम को आपको क्या कहना पड़ेगा, 1 स्टेराडियन। व्हाट इज स्टेराडियन? स्टेराडियन इज एन आइसक्रीम whose surface area produced on the curve will be 1r², defined as it is. Listen and write and enjoy.